राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार जितनी ज्यादा परेशान है, उतना ही राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार को कैसे घेरा जाए, इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। राहुल की इसी प्लानिंग में 7 और 8 अगस्त बहुत अहम हो गई है और राहुल की सक्रियता को देखकर अब बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। ये बेचैनी देखने को भी मिली थी एनडीए सांसदों की अचानक बुलाई गई मीटिंग में, जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर राहुल की छवि धूमिल करने की कोशिश में पीएम मोदी लगे हुए थे, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अकेले राहुल गांधी ने बीजेपी को कितना बेचैन कर दिया है कि मौका कोई भी हो, बीजेपी का पूरा फोकस राहुल गांधी पे रहता है। ऐसे में अब राहुल ने 2 दिन का जबरदस्त प्लान बनाया है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब राहुल गांधी का एक बयान बीजेपी में खलबली मचा देता है, तो जब राहुल पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कोई रणनीति बना रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं की तो नींद ही उड़ी हुई होगी। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल की इसी रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक राहुल गांधी बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 21 जुलाई को जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा दावा किया था, तभी से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास एटम बम है। जब वो चुनाव आयोग को लेकर खुलासा करेंगे तो पूरा देश हिल जाएगा और जैसा कहा जा रहा था, हुआ भी वैसा ही। और अब वो समय आ गया है। 7 अगस्त की सुबह से ही इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सुबह सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें दिन भर की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुलासे किए और उसने तो बीजेपी और चुनाव आयोग के छक्के ही छुड़ा दिए। लेकिन बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा निगाहें हैं राहुल के घर होने वाले डिनर पर, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन शामिल होगा। अब राहुल की इसी डिनर डिप्लोमेसी ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसके अगले दिन राहुल बेंगलुरु में जाकर चुनाव आयोग को घेरेंगे। हालांकि पहले 4 अगस्त को राहुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को लेकर खुलासा करने वाले थे। वो बताने वाले थे कि कैसे चुनाव आयोग धांधली करता है और किसके लिए करता है। यहां तक कि राहुल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी तक दी थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रिटायर अधिकारी ही क्यों ना हो। इसके बाद 5 अगस्त को बेंगलुरु में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अचानक झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन होने के चलते राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था और तारीख आगे बढ़ा दी थी। इसके बाद 7 अगस्त का दिन तय किया गया और 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए। और जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि एटम बम है उनके पास, वैसा ही उनके बयानों से, उनके खुलासे से जाहिर भी हुआ। और अब हो रही है राहुल के घर होने वाले डिनर की चर्चा। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव सहित दूसरे दलों के प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे। इसके बाद 8 अगस्त को विपक्षी दलों की दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की प्लानिंग भी है। यानी बेंगलुरु में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे और चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करेंगे, और वहीं दिल्ली में भी इसी तरह का मार्च निकालने की प्लानिंग की गई है। अब बड़ी बात यह है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। 7 अगस्त की डिनर मीटिंग में आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति और संभावित आंदोलन की रूपरेखा भी बन सकती है। बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भले ही संसद की कार्रवाई एक दिन भी न चल सकी हो, विपक्षी सांसद इसको लेकर संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही एसआईआर है जिसको लेकर विपक्ष फिर से एकजुट होता दिख रहा है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय बाद विपक्षी दलों के संगठन इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ 6 अगस्त को संयुक्त प्रेस वार्ता में सामने आए थे। अब इसी दोस्ती के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिनर का आयोजन किया है और इस डिनर से भविष्य की राह भी बनती दिख रही है। तो एसआईआर के विरोध में 6 अगस्त को कांग्रेस की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सवाल उठाए थे और बड़ी बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी भी मौजूद रही थी और उसकी मौजूदगी भी अहम रही, क्योंकि उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब एसआईआर की बात आ रही है तो आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ
दिखाई दे रही है। तो इस वार्ता में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हुए थे। कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य विपक्षी दलों के लिए देशव्यापी स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी जो एसआईआर की संभावना है वो मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ विपक्षी इसका विरोध नहीं कर रहा है बल्कि एनडीए के अंदर भी एसआईआर का विरोध होना शुरू हो गया है और एनडीए में पड़ती इसी फूट को देखते हुए भी विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें एनडीए को भी तोड़ा जा सकता है। तो वरिष्ठ डीएमके नेता तिरुचि शिवा का एक बयान आया। उनका कहना है कि एसआईआर बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन करके कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर रहा है। नागरिकता का प्रमाण मांगना चुनाव आयोग का काम नहीं है। हमें चिंता है कि विपक्ष के समर्थक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये प्रक्रिया आज बिहार में शुरू हुई है, कल ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य सभी राज्यों में भी शुरू हो सकती है और हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है, असम में भी बीएलओ नियुक्त किए जा चुके हैं। तो इसको लेकर अब विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी के घर जो डिनर हो रहा है उसमें और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग को लेकर सिर्फ एसआईआर ही नहीं, अभी राहुल गांधी ने जो बड़े खुलासे किए हैं उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री खुद बहुत मामूली बहुमत से जीते और अगर 15 सीटें भी सही तरीके से हुई होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित टैरिफ धमकी भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की जो पिछली बैठक है वो 19 जुलाई को वर्चुअल हुई थी जिसमें 24 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए थे। संसद के मानसून सत्र की रणनीति बनाने को लेकर यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और अब एक बार फिर एक छत के नीचे इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता का एक नमूना 6 अगस्त को देखने को मिल ही चुका है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता शामिल हुए और सभी एक सुर में एसआईआर का विरोध करते दिखाई दिए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम और सवाल उठाए और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो सवाल थे वो पूरे इंडिया गठबंधन के सवाल थे क्योंकि उस वक्त इंडिया गठबंधन के सभी दल वहां पर मौजूद थे। अब राहुल गांधी के घर जो बैठक हो रही है इसके जरिए राहुल चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता एक साथ रहें जिससे सदन में सरकार को घेरने में आसानी रहे। आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर संसद में चर्चा की मांग लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है, सांसदों की तरफ से की जा रही है और सांसद मानसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में रोजाना प्रदर्शन करते आए हैं जो आगे भी जारी रहेगा। और इसी को लेकर 8 अगस्त को विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। 7 अगस्त की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्षी नेता रणनीति बना सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा और विपक्ष इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जिससे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो रोचक हो जाए। विपक्ष को लगता है कि इस बार का लोकसभा और राज्यसभा का जो गणित है वो ऐसा है कि अगर कोई दमदार उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए उतारा जाए तो मुकाबला पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विपक्ष बिहार आंध्र प्रदेश से कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए देता है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? ये तो पहले ही एसआईआर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं एनडीए से। तो इसलिए विपक्ष बहुत सोच समझ के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिससे एनडीए के अंदर जो दरार पड़ती दिखाई दे रही है वो और बढ़ जाए। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और 9 सितंबर को वोटिंग होगी जिसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 233 और 12 मनोनीत सांसद भाग लेंगे। 7 अगस्त की बैठक में इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेगा। इसी तरह कांग्रेस भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को एक शक्ति प्रदर्शन से कम के रूप में नहीं देख रही है, इसलिए इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। यानी 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक इन 2 दिनों में कांग्रेस की तरफ से, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी को और मोदी सरकार को अलग अलग मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और
अभी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, तो फिर डिनर डिप्लोमेसी और उसके बाद जिस तरह से विपक्षी गठबंधन चुनाव आयोग को घेरने के लिए जो मार्च निकालने वाला है, उससे तो बीजेपी के होश ही उड़ जाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।